प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे शस्त्र नियंत्रण। ठीक है, जैसे कि हमने आपको पहले अध्याय में एक बार शस्त्र नियंत्रण के बारे में बता भी दिया था कि शस्त्रों की होड़ को समाप्त करना या जो हथियार आने वाले समय में बनने वाले हैं, शस्त्रों के रिसर्च, ठीक है, यानी शोध जिसको हम कह लें अनुसंधान को समाप्त करना, जो हथियार आगे बनने वाले हैं उनको समाप्त करना, उनको रोक देना ही शस्त्र नियंत्रण है। ठीक है, फिर से एक बार, निशस्त्रीकरण जो हथियार मौजूद हैं उनको समाप्त करना या कम करना, शस्त्र नियंत्रण जो हथियार कल बनने वाले हैं, आने वाले समय में बनने वाले हैं, उन्हें समाप्त करना शस्त्र नियंत्रण। ठीक है, निशस्त्रीकरण जहां पर जो है वर्तमान समय में मौजूद हथियारों पर प्रतिबंध लगाता है, तो वही शस्त्र नियंत्रण भविष्य में बनने वाले हथियारों पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, चलिए, शस्त्र नियंत्रण अर्थ एवं परिभाषा। इसका अर्थ क्या है? शस्त्रों की दौड़ को समाप्त करना, भविष्य में निर्मित होने वाले शस्त्रों के निर्माण को रोकना, अर्थात रक्षा अनुसंधान को रोक देना। अगला है शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा को रोक देना। प्रतिस्पर्धा का मतलब बच्चों कंपटीशन, होड़ जैसे मच जाए ना कि हम ज्यादा हथियार बना लिए, हम ज्यादा हथियार बना लिए, तो जो शस्त्रों की जो दौड़ मची है उसी को हम कहते हैं शस्त्रों की होड़, शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा, शस्त्रों की कंपटीशन, वही चीज है। ठीक है, चलिए अगला है निशस्त्री। आगे हम लोग पढ़ते हैं, निशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण दोनों समानार्थी लगते हैं, लेकिन दोनों में पर्याप्त अंतर भी है, फिर भी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। निशस्त्रीकरण का सीधा अर्थ वर्तमान समय में मौजूद हथियारों या निर्मित हो चुके हथियारों को नष्ट करना या कम करना होता है। शस्त्र नियंत्रण का सीधा अर्थ होता है भविष्य में निर्मित होने वाले हथियारों को रोक देना या हथियारों की प्रतिस्पर्धा या दौड़ को रोक देना। शस्त्र नियंत्रण में निर्माण कार्य से लेकर हथियारों पर चल रहे अनुसंधान कार्य को रोकना सभी शामिल होते हैं। ठीक है, अब देखिए निशस्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों हो गई मित्रों। यहां पर जो है निशस्त्रीकरण की आवश्यकता या निशस्त्रीकरण की जरूरत क्यों पड़ी, क्या लाभ है, ठीक है, इसके बारे में हम कुछ पॉइंटों के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे। मित्रों फिलहाल आपको हम इसको समझा देते हैं कि निशस्त्रीकरण की स्थापना क्यों पड़ी, क्यों हुई। पहला नंबर, शांति की स्थापना हेतु। ठीक है, शांति की स्थापना हेतु, परमाणु संकट से बचाव हेतु, आर्थिक विकास हेतु, नैतिकता की स्थापना हेतु, समस्याओं के शांतिपूर्ण निराकरण हेतु। चलिए, निशस्त्रीकरण पहला नंबर है, शांति की स्थापना हेतु। मित्रों निशस्त्रीकरण यहां पर हम ये मानते हैं कि हथियारों का अधिक से अधिक भंडारण, शस्त्रीकरण जो है युद्ध और युद्ध के विचारों को निमंत्रण देता है। अर्थात ये माना जाता है कि धरती पर जितने ज्यादा हथियार मौजूद होंगे, शांति व्यवस्था उतनी ही जो है दूर रहेगी संपूर्ण विश्व से। ठीक है, उतना ही क्षेत्र अशांत रहेगा, उतना ही विश्व अशांत रहेगा, और हथियारों के अधिकतम मात्रा धरती पर उपस्थित होने से राष्ट्र आपस में लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे कहीं ना कहीं, और ये लड़ना झगड़ना ही शांति के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक होता है। ठीक है, तो इसीलिए माना जाता है कि जब राष्ट्रों के पास हथियारों की कमी होगी, हथियार नहीं होंगे, तो आपसी जो संबंध है, आपस के जो समस्याएं हैं, वो राष्ट्र बैठकर मिलजुल कर शांतिपूर्ण तरीके से हल करेंगे। राष्ट्रों के पास हथियार है तो तलवारें तुरंत चलेगी और संपूर्ण विश्व अशांति की गर्त में चला जाएगा। ठीक है, तो पहला नंबर यही है मित्रों कि निशस्त्रीकरण की आवश्यकता इसलिए जरूरी है कि शांतिपूर्ण समस्याओं का लोग समाधान करेंगे अगर उनके पास हथियार नहीं होंगे। तब अगर भारी मात्रा में हथियार मौजूद है तो शांति से अपने संबंधों को नहीं जो है सुलझाएंगे, सीधे युद्ध पर आमादा रहेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर है परमाणु संकट से बचाव हेतु। मित्रों यहां पर जब धरती पर परमाणु हथियार नहीं रहेंगे तो किसी भी प्रकार का परमाणु खतरा ही नहीं होगा। इसीलिए माना जाता है निशस्त्रीकरण के अंतर्गत धरती पर मौजूद सभी परमाणु हथियारों को समाप्त कर दिया जाए, जिससे आने वाले समय में ना तो परमाणु हथियार होंगे न संपूर्ण विश्व पर कोई परमाणु संकट मंडराएगा। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं है, बस इतना है कि धरती पर जब परमाणु हथियार नहीं रहेंगे तो धरती पर परमाणु संकट कोई नहीं आएगा,
अब राष्ट्र चाहे जितना भी हो, चाहे कोई कितना भी क्रोध करे, चाहे जैसे भी रहे, परमाणु हथियारों का प्रयोग तो तब होगा जब धरती पर परमाणु हथियार रहेंगे तब। तो इससे निशस्त्रीकरण की जो आवश्यकता है वो जो है, लेकिन इसमें बेटा, इसमें आप लोग देखेंगे मित्रों कि एक चीज ये भी सामने आता है कि अभी तक युद्ध क्यों नहीं हुए दोनों महाशक्तियों के बीच में, वहां पर परमाणु हथियारों ने ही एक प्रकार से शांति की भूमिका निभाई है। अर्थात दोनों के बीच में युद्ध नहीं हुए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? परमाणु हथियार। अर्थात परमाणु हथियारों ने शांति को बना कर रखा है, हम कह सकते हैं। फिलहाल चाहे जैसी भी स्थिति हो, भले शांति बनाया हो, लेकिन धरती पर अगर परमाणु हथियार मौजूद हैं और भी भारी मात्रा में, तो भले ही एक दूसरे के भय के अधीन होकर, भयादोहन से ग्रसित होकर, एक दूसरे के परस्पर विनाश के भय से ग्रसित होकर भले ही वो परमाणु हथियारों का प्रयोग ना करें, एक दूसरे से युद्ध ना करें, लेकिन अगर धरती पर मौजूद है तो कभी न कभी तो परमाणु हथियारों को फटना ही होगा। इससे अच्छा यही है कि निशस्त्रीकरण के द्वारा जब परमाणु हथियारों को ही समाप्त कर दिया जाएगा तो आने वाले समय में किसी भी प्रकार का परमाणु संकट नहीं होगा। अगला है आर्थिक विकास हेतु। मित्रों, आप जानते ही हैं, हथियारों पर किया गया व्यय विकास की श्रेणी में नहीं रखा जाता। इसलिए नहीं रखा जाता कि हथियारों को अगर हम इकट्ठा करके रखते भी हैं तो हथियारों की जब तक जरूरत ना पड़े तब तक हथियार किसी मतलब का नहीं होता। हाँ, आर्थिक विकास है तो ये बात सत्य है कि जो राष्ट्र जो है हथियारों का व्यापार करते हैं उनके लिए तो आर्थिक विकास में हथियार जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, खास करके हथियारों के जो सप्लायर कंट्री हैं उनके लिए हथियार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ परमाणु हथियारों की बात अगर लेते हैं तो परमाणु हथियारों में लगने वाला यूरेनियम वो सबसे ज़्यादा महंगी धातु है। ठीक है, इतनी महंगी धातु है कि आप समझ लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा कीमती धातु का प्रयोग जो है हम मानव जाति को विनाश के हथियारों के रूप में हम कर रहे हैं, उनको निर्मित करने के रूप में कर रहे हैं। और इसमें जो है आर्थिक विकास इसलिए भी होगा कि अगर हम इन हथियारों का निर्माण, अनुसंधान ये सब रोक देते हैं, अर्थात वैज्ञानिक जो हमारे विनाशक हथियार बना रहे हैं, अगर वही वही विकासकारी हथियारों पर व्यय करें तो उनसे ज़्यादा और भी लाभ मिलेगा। जैसा कि आइजनहावर ने कहा है कि हम जो है अपने वैज्ञानिकों की प्रतिभा को नष्ट कर रहे हैं इन हथियारों पर उनका प्रयोग करके। हाँ मित्रों, यहाँ पर जो है आर्थिक विकास को हम इस रूप में ले सकते हैं कि क्योंकि हथियारों पर जो व्यय करते हैं, यहाँ पर हम जो अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान वगैरह लगाते हैं, सब पर अपार धन व्यय होता है। क्योंकि रिसर्च वर्क उसी को अगर हम जो है, जैसे कि क्या बोलते हैं, आइजनहावर ने क्या कहा है, आइजनहावर ने कहा था कि हम अपने वैज्ञानिकों की प्रतिभा को नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिन वैज्ञानिकों को विकास कार्य में लिप्त होना चाहिए, विकास में जो है योगदान देना चाहिए, उनसे हम विनाशक हथियारों का निर्माण करवा रहे हैं। ठीक है, उनसे हम विनाशक हथियारों का निर्माण करवा रहे हैं, जो कि मानव के लिए एक प्रकार से देखा जाए तो विज्ञान के लिए अभिशाप भी है कि और उन्होंने ये भी कहा था कि हम इसमें अपने वैज्ञानिकों की प्रतिभा को व्यय कर रहे हैं विनाशकारी हथियारों के लिए। यानी एक प्रकार से उन्होंने यही कहा था, उनका जो उद्देश्य था कि हम एक प्रकार से अपने वैज्ञानिकों की प्रतिभा को नकारात्मक कार्यों में व्यय कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आर्थिक विकास को ये माना जाता है कि हमारे वैज्ञानिकों का जो ध्येय होगा हथियारों पर नहीं, आर्थिक विकास की ओर होगा। राष्ट्र के अन्य किसी अच्छे चीज के निर्माण में उनका ध्यान लगेगा। और हमारा जो ये एक बहुत बड़ा धन जो है परमाणु हथियारों में फंसा हुआ है, और परमाणु हथियारों को बनाने में हमारे वैज्ञानिकों, रिसर्चरों और इंजीनियर पर जो व्यय होता है, कम से कम उससे हम बचे रहेंगे। और उसका ध्यान अगर हम विकास की ओर मोड़ देंगे तो हमारा विकास कई गुना ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हथियारों को पर व्यय करने के बजाय, हथियारों का निर्माण करने के बजाय आर्थिक विकास की ओर बात कही गई है कि निशस्त्रीकरण अगर होगा तो निशस्त्रीकरण में
शस्त्रों पर होड़ समाप्त होगा, हथियारों पर बे कम होगा, हथियार समाप्त होंगे तो जो हमारे इंजीनियर वगैरह जो हथियारों पर जो अनुसंधान कार्य कर रहे हैं वो सीधी सी बात है कि विकासात्मक कार्य करेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था हमारा ज़्यादा तेज होगा, आर्थिक विकास ज़्यादा तेज होगा, अर्थव्यवस्था हमारी ज़्यादा मजबूत रहेगी। ठीक है। हालांकि जो राष्ट्र हथियारों की बिक्री कर रहे हैं, हथियारों की बिक्री, हथियार व्यापार ही उनकी अर्थव्यवस्था का एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। ठीक है। लेकिन एक तरफ जो है ये हथियारों का विकास कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है मानवता को खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि जो राष्ट्र हथियार खरीदते हैं वो कहीं ना कहीं उनका प्रयोग भी जरूर करेंगे। ठीक है। अगला है नैतिकता की स्थापना हेतु। मित्रों, परमाणु हथियारों से जहां राष्ट्रों पर संपूर्ण रूप से खतरा विद्यमान होता है, जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी में इनका प्रयोग किया गया था और इतने भारी मात्रा में लोग हताहत हुए थे, यानी सारी नैतिकता दांव पर लग गई थी। ठीक है। यानी ये भयानक हथियार या हथियारों के द्वारा कभी भी नैतिक नियमों के पालन की ओर लोग ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है। संपूर्ण हथियार और लड़ाई के मैदान में आज समय देखा जाए जहां पर छल बल कपट धोखा सब कुछ लगा होता है, हर सब प्रकार के एक प्रकार से स्ट्रैटेजी और समरतंत्र की भूमिका निभाते हैं, छल बल कपट धोखा बेईमानी। ठीक है। तो नैतिकता कहाँ रह गई? अभी लड़ाई के मैदान में जहाँ नरसंहार होते हैं, महिलाओं पुरुषों के साथ अभद्र व्यवहार होते हैं, यानी आज के युद्धों में सारी नैतिकता दांव पर लगी हुई है या लग भी जाती है। हालांकि युद्धों से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, बल्कि युद्धों में अपार जन धन मान मर्यादा सब जो है दांव पर लग जाते हैं, नैतिकता तो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। ठीक है। तो एक प्रकार से जब शांतिपूर्ण तरीके से मानवतावादी तरीके से जब समस्याओं का निराकरण होगा तो सारे के सारे नैतिक नियम जो है बने रहेंगे या नैतिकता की पुनः स्थापना होगी। ठीक है। तो इसीलिए माना जाता है कि जब धरती पर हथियार नहीं रहेंगे, हर प्रकार की समस्याओं का कानूनी तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय कानून के माध्यम से वैध तरीके से निराकरण होगा तो सारी नैतिकता वापस आ जाएगी या बनी रहेगी, अर्थात किसी भी अनैतिक कार्य का प्रयोग नहीं होगा, सबके साथ बराबर न्याय होगा। और युद्ध की स्थिति तो यही होती है जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। चलिए अगला है समस्याओं के शांतिपूर्ण निराकरण हेतु। मित्रों, जब राष्ट्रों के पास हथियार नहीं होंगे तो खास करके समस्याओं के शांतिपूर्ण निराकरण हेतु प्रयास सभी करेंगे, और हथियार ही ऐसे चीज होते हैं जो समस्याओं को युद्ध के द्वारा समाधान करने के लिए लालायित बना के रखते हैं। ठीक है। चलिए फिलहाल ये हो गए मुख्य कारण, वो निशस्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों हुई, क्या जरूरत पड़ी, यही इसके मुख्य कारण हो सकते हैं, मुख्य तरीके हो सकते हैं कि इससे इन चीज़ों का लाभ होगा। शांति स्थापना होगी निशस्त्रीकरण से, परमाणु संकट से पूरी दुनिया बची रहेगी, राष्ट्रों का या संपूर्ण विश्व का अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास ज़्यादा होगा, नैतिकता बनी रहेगी और समस्याएं जितनी हैं उनका शांतिपूर्ण समाधान हेतु राष्ट्र प्रयत्नशील रहेंगे। ठीक है। अब देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के पहले एवं उसके बाद भी निशस्त्रीकरण हेतु प्रयास तो किए गए, लेकिन वे सफल नहीं हुए। अगर वे सफल हुए होते तो संभवतः प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध नहीं हुआ होता। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निशस्त्रीकरण के क्या प्रयास किए गए हैं इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तब तक पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हो सकता है हम इसको थोड़ा कम ढंग से समझा पाए होंगे, जो ये चैप्टर है निशस्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों। ठीक है। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि जो कुछ भी हमने आपको समझाया है पर्याप्त तो वही है। अगर हम कम ढंग से भी अगर समझा पाए हैं तो भी आप समझने की अपने जो है गति को, अपने क्षेत्र को, अपने मस्तिष्क को विकसित कर लेना। बाकी सारी चीज़ें आपको स्वयं ही समझ में आ जाएगी कि वास्तव में हमारा उद्देश्य क्या था और हम कहना क्या चाहते थे। ठीक है। चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।